अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के वीज़ा की। तो कनाडा के वीज़ा का प्रोसेस क्या है वो आज की वीडियो में आपको मैं ए टू जेड जो है ना एक एक चीज़ बता दूंगा। और उसके बाद आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है या अपने एजेंटों को लाखों रुपए देने हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त होते हैं ना, वो एजेंटों के बारे में सोचते हैं कि हम एजेंट्स के ऑफिस में जाएंगे या ट्रैवल एजेंट्स के ऑफिस में जाएंगे और उनसे हम ये सवाल करेंगे, ये सवाल करेंगे, ये पूछेंगे और फिर उनके साथ कोई ना कोई डील करेंगे, क्योंकि उसने तो पैसे लेने हैं और हमारा काम करवाना है और हमारा काम हो जाएगा। तो इन सब दोस्तों से, वो लोग जो एजेंट्स हजरात के पास जाके भारी भारी फीसें दे के वीज़ा लगवाने की कोशिश करते हैं, तो इन सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आज की ये वीडियो वो पूरी देख लें तो वो खुद अपने घर से बैठ के एक एक चीज़ को समझ सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हों, लाजमी नहीं है कि आपको कुछ ना आता हो। अगर आप अनपढ़ भी हैं तब भी आप अपने किसी पढ़े लिखे दोस्त को या भाई को, किसी के साथ बिठा के अपना तमाम फॉर्म जो है, वो चीज़ें हैं, वो खुद फिल कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको आज वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। दोस्तों आइए बात शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने गूगल पे जाना है और आईआरसीसी की वेबसाइट ओपन करनी है। आईआरसीसी जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन का जो है ना पोर्टल है कि जिसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। ये पोर्टल अभी तकरीबन साल डेढ़ साल पहले अपडेट हुआ है। तो और इसमें जब ये पोर्टल अपडेट होता है तो बहुत सारे वीज़ाज इशू होते हैं और बहुत सारी सहूलतें, बहुत सारी चीज़ों को आसान किया जाता है, रूल्स को अपग्रेड किया जाता है। तो पिछले डेढ़ साल में कनाडा जाने वालों की रेशो भी इंक्रीज़ हुई है। तो आपने इस पोर्टल पे जाना है और कोई ये बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इसका लिंक भी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। तो वो उस पे जाके आपने क्या करना है, आपने अपना लॉगिन आईडी बना लेना है कि बिल्कुल जैसे आप अपना मोबाइल एक्टिवेट करते हुए आप अपना मतलब एक जीमेल बनाते हो, सेम इसी तरह एक जीमेल आईडी बनाना है। आईडी बना के उसको आपने इसके साथ जो है ना अटैच कर देना है, लिंक कर देना है। तो लॉगिन आईडी आपका बन जाएगा इसकी वेबसाइट पे, आईआरसीसी के पोर्टल पे। यानी उसके बाद बनने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है। जब आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हो तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपसे मांगता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन भाई, यानी आपकी एजुकेशन क्या है। अब मैं एजुकेशन की बात करने लगा हूँ तो बहुत सारे लोग जो एजुकेटेड नहीं होंगे वो पहले से ही सोचने में बैठ जाएंगे, यार हमारा तो काम हो ही नहीं सकता, हम तो एजुकेटेड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो आप पूरी देखेंगे ना, पूरी स्किप नहीं करेंगे, तो आपको एक एक चीज़ की समझ आएगी और एक एक चीज़ आपकी क्लियर होती जाएगी। जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं, अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, वो भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं कनाडा का, ऐसी बात नहीं होती। तो इसीलिए जो है ना आपकी जो बेसिक डिटेल है कि आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपकी आइडेंटिटी होती है। फिर अब अगर आपकी एजुकेशन नहीं है, आप अनपढ़ हैं या आपकी मिडिल पास है, अगर आप मतलब वो मैट्रिक किया हुआ है या थोड़ी एजुकेशन है, तो इसमें भी कोई परेशानी की जो है ना वो बात नहीं है। आपने फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन अपनी दे देनी है और आगे चल पड़ना है। तो अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो आप उसको नेल करके स्किप कर सकते हैं और अगले पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जी आगे नेक्स्ट आपका बिजनेस क्या है। डेफिनेटली अगर आप ये कनाडा जाना चाह रहे हो तो आपका कोई बिजनेस होगा या आपकी कोई जॉब होगी या आपकी कोई इनकम होगी, तो वो चीज़ आपने शो करनी है। और इसमें ये कोई नहीं है कि आपने बड़ी बड़ी कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, नहीं। आप एक चीज़ को समझें, सिर्फ कैनेडियन गवर्नमेंट ये देखती है कि ये बंदा जो कनाडा जाना चाह रहा है क्या वो एलिजिबल है कि वो कनाडा जाए और वो वहाँ पे विज़िट करे और विज़िट करके फिर आए। बस इस चीज़ को देखती है। उसके लिए ये माने नहीं रखता कि आप कितने एजुकेटेड हैं, कितनी आपके पास बड़ी डिग्री है या क्या है। तो ये बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन होती है इंसान की कि इंसान ने लाइफ में क्या किया है, क्या एजुकेशन हासिल की है, उसके बाद उसकी क्या आइडेंटिटी है, पासपोर्ट है, आईडी है, वो सारी चीज़ों के बाद उसके बाद उसकी आ जाती है कि उसका बिज़नेस क्या है या उसकी जॉब क्या है। वो डिटेल आपने उसमें देनी होती है। इसी तरह फॉर्म के डिफरेंट पेजेस आगे चढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद आपकी फैमिली डिटेल्स होती है कि आपकी बीवी, आपके बच्चे, उनकी आप डिटेल दे देते हैं। जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है उसकी डिटेल होती है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपके पेरेंट्स की डिटेल होती है। अगर उनकी डेथ हो गई है तो वो आपने मेंशन कर देना है कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ सन में उनकी डेथ हुई थी। तो अगर वो मतलब उनकी एज जो भी है वो आप मेंशन करेंगे। यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप अपनी फैमिली की देंगे। इस तरह ये पूरा फॉर्म फिल करते करते ना आप चले जाते हैं। जब आप एंडिंग पे आते हैं तो जो भी फॉर्म आपने पूरा फिल किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बारी आ जाती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कौन से करने हैं कि ये आपका पासपोर्ट, आपका आईडी, उसके बाद आ जाती है आपकी बैंक
जो स्टेटमेंट है या आपका जो भी मतलब आपके पास कितना पैसा है उसके जो ना मतलब प्रूव करने की। अगर आपका कोई जॉब है तो आपने वहाँ पे सैलरी सर्टिफिकेट जो है ना पुट करना है। अगर बिजनेस है तो आपने उस बिजनेस के डॉक्यूमेंट भी आपने पुट कर देने हैं, वो आपने अपलोड करने हैं। और ये भी मैं ऐड कर दूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो लेकिन आप कुछ ना कुछ तो कमा रहे हैं ना कोई बिजनेस तो कर रहे हैं जिससे पैसे कोई आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो कोई भी फिनेंशियल प्रूफ, चाहे आपकी सैलरी स्लिप है, चाहे आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी, तो वो आप अपलोड कर दें तो वो भी जो है ना वही काम करेंगे। बैंक स्टेटमेंट का या जितने भी ये सैलरी सर्टिफिकेट, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही देखना होता है कि इस बंदे की फिनेंशियल जो है ना वो कैपेबिलिटी कितनी है या क्या है। इसके बाद ना कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपने अपलोड करने होते हैं। अब आप कहेंगे कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? वो ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप की ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आप गए हुए हैं कहीं मलेशिया या कहीं बैंकॉक या इंग्लैंड या कहीं भी किसी भी मुल्क में कभी भी जाते रहे हैं, तो वो उसकी जो है ना आपने जो भी वीज़ा होगा आपका लगा हुआ या आपकी जो भी स्टैंप्स होंगी इन आउट, वो आपने अपलोड कर देनी है। उसकी आपने एक फ़ाइल बना लेनी है और वो अपलोड कर देनी है ट्रैवल हिस्ट्री। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार हमने तो कभी ट्रैवल किया ही नहीं है, तो हमारा तो फ्रेश पासपोर्ट है। तो नो इशू, अगर आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री आपकी नहीं है तो आप उसको अपलोड नहीं करेंगे, सिंपल, उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आ जाता है ये सवाल कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि एलिजिबल कौन कौन है, और मैं इसलिए सब दोस्तों को ये कहता हूँ कि वो बंदा जिसके पास पासपोर्ट है, जिसके पास आईडी है, वो एलिजिबल है। आप आईआरसीसी के पोर्टल पे चले जाएं, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि जी इतनी बैंक स्टेटमेंट लेके आए, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, और ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। सिर्फ आपके पास पासपोर्ट है, आईडी है, आप एक अच्छे शहरी हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस है छोटा या बड़ा या कुछ भी है, आप एलिजिबल हैं, आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है पिक्चर। तो मैं आपको ये बता दूं कि कनाडा का जो वीज़ा है उसके लिए पिक्चर नहीं होती, पिक्चर लगती नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे ही अपलोड करना चाहो, क्योंकि अपलोडिंग में जगह तो होती है, तो आप अपलोड करना चाहो तो कर दो, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर उसकी कोई शर्त नहीं है कि आपने पिक्चर को अपलोड करना है या पिक्चर कनाडा वीज़ा के लिए देनी है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करते हैं जी? इसके बाद आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं। सब डॉक्यूमेंट, सब चीज़ें अपलोड करने के बाद, अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से रिव्यू करने के बाद उस फॉर्म को आप सबमिट करते हैं। जब सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपने एक दिन या कुछ घंटे आपने सब्र करना होता है, वेट करना होता है। अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर आपको ईमेल आ जाती है। उस ईमेल में ये वेरिफिकेशन होती है कि कैनेडियन एम्बेसी को आपकी जो एप्लीकेशन है वो मिल गई है, आपका फॉर्म उन्हें जो है वो वसूल हो गया। अब आपने अपॉइंटमेंट लेनी है फिंगरप्रिंट के लिए वीएफएस ग्लोबल की। तो पाकिस्तान की मैं बता दूं कि आपको इस्लामाबाद में, कराची में और लाहौर में ये सहूलत है, और शहरों में भी शायद होगी, आप गूगल कर सकते हैं। तो आपने वो फिंगरप्रिंट की अप्रूवल वीएफएस ग्लोबल से ले लेनी है, और फिर आपने वहाँ पे चले जाना है और फिंगरप्रिंट अपनी करवा देनी है। और फिंगरप्रिंट होने के बाद फिर आपने कुछ अर्सा वेट करना है। मिसाल के तौर पे 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 3 दिन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कैनेडियन एम्बेसी की अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं इंटरनल के, वो कितना टाइम लेते हैं। वैसे नॉर्मली 2 हफ्ते के अंदर रिप्लाई आ जाता है। बहुत सारे लोगों का रिप्लाई तो 3 दिन के अंदर भी आ जाता है। तो आपने सिर्फ वेट करना है, और जब आपको वहाँ से फाइनल ईमेल आएगी और उसमें अगर आपको अप्रूवल होती है, वीज़ा आपका अप्रूव हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने फिर अपॉइंटमेंट लेनी है, आपने पासपोर्ट सबमिट करना है। पासपोर्ट सबमिट करने के लिए अपॉइंटमेंट लेके आपने पासपोर्ट सबमिट कर देना है कैनेडियन एम्बेसी को। तो उसके 1 महीने के बाद आपको पासपोर्ट आपको रिसीव हो जाता है, जिसके ऊपर कनाडा वीज़ा का स्टिकर लगा हुआ होता है। और अगर आपको ईमेल आती है कि आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ है, तो फिर तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है ना। फिर तो पासपोर्ट सबमिट करना और पासपोर्ट सबमिट करने की अपॉइंटमेंट लेना, वो सब फिनिश, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अप्रूव होगी, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, वीज़ा आपका अप्रूव हो गया, तब आपने सिर्फ अपॉइंटमेंट लेके पासपोर्ट को सबमिट करना है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वीज़ा वैलिडिटी की। तो वीज़ा वैलिडिटी जो है ना, वो जब आपको वीज़ा लग के आता है, वो इस बेस पे लग के आता है कि आपका पासपोर्ट जो है ना वो कब तक वैलिड है। वीज़ा 5 साल का लग के आता है नॉर्मल, पर अगर आपका पासपोर्ट 10 साल तक वैलिड है, ठीक है, 9 साल तक वैलिड है, तो वो फिर आप अगर यानी आपका पासपोर्ट 5 से 7 साल इससे ज़्यादा मतलब वैलिडेशन है, अभी ड्यूरेशन है, तो आपको 10 साल का वीज़ा भी लग के आ सकता है। अब 5 साल का या 10 साल का वीज़ा लगने का मकसद ये नहीं है कि आप वहाँ जाके 5 साल रह सकते हैं, नहीं।
ये विजिट वीज़ा होता है, तो इस पे आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। 5 साल तक आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब चाहें कनाडा चले जाएं, जब चाहें आ जाए। ये 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रह सकते हैं, ये रूल है वहाँ का। हाँ, लोग जब ये विजिट वीज़ा लेते हैं और लेने के बाद वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके उन्होंने किस तरीके से अगर वहीं पे रहना है, सेटल होना है, नेशनलिटी लेनी है या कुछ भी करना है, तो वो उनका अपना एक प्रोसेस होता है, वो आगे जाके क्या फॉलो करते हैं। अब आखिरी पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि इस सारे प्रोसेस की जो फीस है वो सिर्फ 185 कैनेडियन डॉलर है। अमेरिकन डॉलर थोड़ा महंगा है, कैनेडियन सस्ता है। तो कैनेडियन डॉलर जो है वो 185 डॉलर फीस है, जिसमें $100 एम्बेसी फी है, $85 जो है उनकी ये बायोमेट्रिक जो आप करेंगे, जिसको आप फिंगरप्रिंट कहते हैं, उसकी फ़ीस है। अगर आपका फिंगरप्रिंट पहले से हो चुका है, मतलब फॉर एन एग्जांपल आपने साल पहले वीज़ा अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया, उस वक्त फिंगरप्रिंट आपका हो चुका है, तो आपको फिंगरप्रिंट भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ $100 फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कनाडा वीज़ा की एप्लीकेशन के हवाले से जो मैंने आपको दे दी। अभी बहुत ही जल्द इन रिसेंट डेज़ में, शायद कल या परसों, मैं कनाडा वीज़ा का जो फुल फॉर्म है उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप सब लोगों को ये आसानी हो जाए कि आप घर बैठ के अपना कनाडा का फॉर्म, वीज़ा फॉर्म जो है फिल कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो मतलब थोड़ी सी लेंथी भी हो गई शायद, तो मिलता हूँ फिर अगली किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दे दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।